जोहार बच्चों। मैं आज क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस का मॉडल पेपर 2 लेकर आया हूँ। तो चलिए हम लोग जो है क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया पर किस देश का प्रभाव है? आपका ऑप्शन है कनाडा, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। तो आंसर जो है बच्चों आप सभी का दक्षिण अफ्रीका होगा। दक्षिण अफ्रीका से ही जो है संविधान की संशोधन प्रक्रिया को लाया गया है। संशोधन का मतलब होता है कुछ नियम ऐसे हैं जो कि वर्तमान समय के हिसाब से सही नहीं है, तो उसको जो है बदल दिया जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। लेकिन कनाडा से क्या लिया गया है ये हम लोग जानते हैं। कनाडा से जो है संघीय शासन व्यवस्था को लिया गया है। क्या लिया गया है कनाडा से संघीय शासन व्यवस्था। और संघीय शासन व्यवस्था को जो है आर्टिकल 1 में रखा गया है। अच्छा, ब्रिटेन से भी हम लोग जान लेते हैं कि ब्रिटेन से भारतीय संविधान में क्या लिया गया है। तो ब्रिटेन से जो है संसदीय सरकार को लिया गया है। और ये आर्टिकल जो है आर्टिकल 79 के तहत जो है संसद को रखा गया है। कितना? तो 79। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया गया है और इसको जो है आर्टिकल 248 के तहत रखा गया है। तो कोई ना कोई देश से जो है हमारा संविधान में वहाँ के जो है विधि को लिया गया है। लेकिन यहाँ प्रश्न ये था कि भारतीय संविधान की संशोधन की प्रक्रिया किस देश से, यानी भारतीय संविधान में जो अमेंडमेंट बिल लाई जाती है तो वो जो है विधि कहाँ से लाई गई है? तो दक्षिण अफ्रीका से लाई गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे? यहाँ है प्रारूप समिति, फिर है संघ शक्ति की समिति, उसके बाद संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति। तो इनमें से क्या होगा? तो यहाँ पर जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो है प्रारूप समिति का अध्यक्ष। और प्रारूप समिति का कार्य क्या है? बोले प्रारूप समिति के जो कार्य हैं, भारत संविधान का मसौदा तैयार करते हैं, यानी नियम तैयार करते हैं, ठीक है ना। और प्रारूप समिति के जो हैं और 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे, ये याद रखना है, ठीक है। और उनमें से कौन था? अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी, BR अम्बेडकर, KN मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्तर और DP खेतान। तो इस तरह जो है प्रारूप समिति का जो है 7 सदस्य हैं। कितने हैं? तो आपको याद रखना है कि प्रारूप समिति के कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे। और प्रारूप समिति का जो है अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर अंबेडकर थे। अब है कि संघ संविधान समिति कौन था? अगर बात किया जाए कि संघ संविधान समिति, इसका भी कोई अध्यक्ष होगा। तो इसका अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और शक्ति का भी जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये B और C का जो ऑप्शन का जो अध्यक्ष थे, यानी संघ शक्तियों की समिति का और संघ संविधान समिति का, दोनों का जो अध्यक्ष हैं वो हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। अब प्रांतीय संविधान का जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इनका काम क्या था? सभी देशी रियासतों को भारतीय संघ में मिलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन हो जाएगा आपका B 1946। अच्छा, ये जान लीजिए संविधान सभा की स्थापना 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। ये जो संविधान सभा है ना, संविधान सभा, इसकी जो स्थापना हुई थी वह था 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। यही नहीं बच्चों, संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी ना, संविधान सभा का जो स्थापना हुआ 6 को, लेकिन पहली बैठक हुआ 9 को।
ठीक है। 9 को जब बैठक हुई तो उसमें जो है कि अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था सच्चिदानंद को। उसके बाद जो है 11 को फिर बैठक हुई, 2 दिन बाद फिर बैठक हुई 11 को, और 11 को जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है अध्यक्ष बनाया गया। और अस्थाई सदस्य 9 तारीख को कौन बना था, ये 9 तारीख को कौन बना था, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बना था। और 11 तारीख को जो हुई थी बैठक उसमें कौन बना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ से बिलोंग करने वाले थे, वो बिहार के सारण जिले से बिलोंग करने वाले थे। चलिए 4 क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है, फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत नहीं आता है। तो पहला ऑप्शन है आपके स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा है समानता का अधिकार, और तीसरा है शोषण के विरुद्ध का अधिकार, और डी है संपत्ति का अधिकार। तो बच्चों आप सभी को इतना याद रखना होगा कि फंडामेंटल राइट से एक राइट्स को हटा दिया गया है जिसका नाम है राइट टू प्रॉपर्टी या संपत्ति का अधिकार। अच्छा, संपत्ति के अधिकार को कैवा जो है संशोधन से हटाया गया है, तो ये भी याद रखना है आपको कि इसको जो हटाया गया है ना, यानी अमेंडमेंट बिल लाया गया है, वो 44वां है। कितना, 44वां जो है संशोधन के तहत जो है संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है। कैवा, तो 44वां संविधान संशोधन के तहत जो है उसको हटाया गया है। और कब हटाया गया, 1978 में। कब हटाया गया इसको, 1978 को। 44वां संशोधन कब, 1978 को। अब स्वतंत्रता का अधिकार, इसके अलावे जो है स्वतंत्रता का अधिकार हम लोग देख लेते हैं। तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है आर्टिकल 19 और 22 के बीच रखा गया, इसको जो है 19 और 22 के बीच रखा गया। समानता का अधिकार को देखिएगा 14 से 18 के बीच रखा गया है, 14 से 18, ये आर्टिकल है बच्चों, आर्टिकल। उसके बाद जो है शोषण के विरुद्ध के अधिकार जो है वो है 23 और 24 के बीच, 23 और 24। तो सबके बारे में हम लोग जान गए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बोल रहा था निम्न में से कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है, तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया 1978 में 44वां संविधान संशोधन के तहत। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि स्वतंत्रता का जो अधिकार है हम लोगों को, ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 और 22 के बीच आता है। उसके बाद चलिए ये समानता का अधिकार, ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 और 18 के बीच आता है। फिर शोषण के विरुद्ध के अधिकार, ये आर्टिकल जो है या अनुच्छेद कहिए 23 और 24 के अंतर्गत आता है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोल रहा है कि संविधान के किन प्रावधानों को न्याय योग्य नहीं माना गया है। आप सभी के बीच पहला ऑप्शन है मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, कानूनी अधिकार, मौलिक अधिकार व मौलिक कर्तव्य दोनों। इनमें से कौन होगा, तो आंसर हो जाएगा आपका बी। बी में क्या कहता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अच्छा, इस भारतीय संविधान के भाग 4 में आता है। ये जो होता है भारतीय संविधान के, क्योंकि भाग 25 है ना, 25 में से ये कैवा स्थान आता है, चौथा स्थान आता है। उसके बाद जो है अनुच्छेद जो है वो है 36 और 51 के बीच, 36 और 51 जो है भाग 4 और अनुच्छेद जो है 36 और 51 के बीच आता है। उसके बाद जो है मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में आता है, भाग 3 में आता है। और आर्टिकल आप सभी को हर वीडियो में बता रहा हूं कि 12 से 35 के बीच आता है, 12 से लेकर 35 के बीच। उसके बाद कानूनी अधिकार की बात अगर हम लोग करते हैं तो ये भाग 12 में आता है। कानूनी अधिकार जो है भाग 12 में आता है। और आर्टिकल जो है ये 300 के आसपास में आता है, 300A ले लीजिए, ठीक है। और इस तरह जो है आंसर आपका क्या होगा, यहाँ तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो ही होगा, या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ही होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है, मौलिक अधिकार के रूप में है।
मौलिक कर्तव्य के रूप में है, प्रस्तावना के रूप में है, या फिर डी जो है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। तो आंसर जो होगा वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के हिसाब से ही होगा। बोला कि कल्याणकारी राज्य, तो कल्याण यानी बोलता है कि जनता के हित में जो है वो कौन जो है यहाँ पर जो है नियम या विधि लाया गया है, तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व को लाया गया है। अच्छा, ये जो है आर्टिकल 4 में यानी भाग 4 के आर्टिकल जो है वो 36 और 51 के बीच, 36 और 51 ये आर्टिकल है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं या सिद्धांत जो हैं कौन सा आर्टिकल के तहत आता है, तो आर्टिकल 36 और 51 भाग कौन सा, तो 4। 7 क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं बच्चों। यहाँ बोल रहे कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसके द्वारा रीट जारी की जाती है। रीट यानी ये कहिए कि स्वीकृति ली जाती है, तो संसद है नंबर ए, बी में है राष्ट्रपति, सी में है उच्च न्यायालय, और डी में जो है वो है निर्वाचन आयोग। तो यहाँ जो रीट ली जाती है ना, वो जो है उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट से ली जाती है। अब सुप्रीम कोर्ट को या सर्वोच्च न्यायालय को, उच्चतम न्यायालय को आर्टिकल किसके तहत रखा गया है, तो है 124। कितना, 124 के तहत रखा गया है। अच्छा, संसद की बात कर लेते हैं, तो संसद जो है आर्टिकल 79, संसद जो है आर्टिकल 79 और भाग 5 में आता है और आर्टिकल 79 के अंतर्गत आता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति का। तो राष्ट्रपति बहुत जरूरी है जानना ये कि राष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारा आता है। बोले अनुच्छेद 52 से 62 कौन सा आर्टिकल, तो 52 से लेकर 62, ये याद रखना थोड़ा आसान है। 52-62 किसका, राष्ट्रपति के अनुच्छेद, राष्ट्रपति से विवरण मिलता है उसमें। फिर एक है निर्वाचन आयोग, तो निर्वाचन आयोग जो है 324, ये याद रखना है। निर्वाचन आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, कितना है, तो 324। सभी को आर्टिकल के तहत अगर हम याद रखेंगे तो कहीं ना कहीं एक आर्टिकल का क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो संसद कौन सा आर्टिकल के तहत आता है, 79 भाग 5। राष्ट्रपति 52 से 62 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। फिर उच्च न्यायालय तो 124 है ना। हालांकि यहाँ पूछ रहा है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसके द्वारा रीट जारी की जाती है, तो रीट जो है वो उच्च न्यायालय के द्वारा जारी की जाती है। ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं कि भारत के चुनाव आयोग का सरोकार किन चुनावों से नहीं है, यानी ये कौन सा चुनाव नहीं करवाते हैं। पहला राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का, संसद के अंतर्गत या राज्यसभा या लोकसभा। फिर क्वेश्चन नंबर सी है राज्यों के विधानमंडल, और डी जो है नगर पालिका या ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत होगा क्योंकि ये जो है नहीं करवाता, इसके अंतर्गत जो है सही नहीं है, सरोकार नहीं कराता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में, यदि राजनीतिक दलों में चुनाव चिन्ह संबंधी कोई विवाद हो जाता है, मान लीजिए कोई विवाद हो जाता है, तो उसका जो है निपटान कौन करेगा। ऑप्शन नंबर है राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, संसद या भारत का चुनाव आयोग। तो यहाँ आंसर होगा कि चुनाव चिन्ह जो देता है वो जो है कौन देता है, भारत का चुनाव आयोग देता है। जितने भी राजनीतिक दल हैं, पार्टी हैं, वे जो नॉमिनेशन जो कराते हैं वो चुनाव आयोग के अंतर्गत आता है, और उनको जो है चुनाव चिन्ह जो है वो भारत के चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है दी जाती है। हालांकि भारत का चुनाव आयोग जो है किस आर्टिकल के तहत आता है ये भी आपको याद रखना है। भारत के कौन सा संविधान में ये रखा गया है, तो अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं 324। ये तो याद रखना ही है क्योंकि हम लोग चुनाव में बहुत प्रचार किए। तो भारत का जो चुनाव आयोग है भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में आता है, तो 324 में आता है। अच्छा, राष्ट्रपति की बात कर लेते हैं तो 52 से 62, कितना, 52 से 62, हर क्वेश्चन में आपको मैं बता रहा हूँ 52 से 62 के बीच जो है। सर्वोच्च न्यायालय कौन सा आर्टिकल में आता है, तो 124 में आता है।
कितना में आता है, 124 में आता है। तो इस तरह जो है हम लोग देख लिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 में आते हैं। बोल रहा है कि एक व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, या इसकी कोई सीमा नहीं है। तो हमारे इंडिया में प्रावधान है कि जितना बार भी आप चुनाव इलेक्शन लड़ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन यानी आंसर हो जाएगा आपका डी। बोला है कि एक व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है, तो अनगिनत। ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। तो 11 में क्या है, बोलता है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी, द्रौपदी मुर्मू, या फिर यहाँ पर है मीरा कुमार, प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा सिंह देवी पाटिल पूरा नाम है इसका, उसके बाद सरोजिनी नायडू। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा नंबर सी, प्रतिभा सिंह देवी पाटिल। तो यहाँ पर प्रतिभा सिंह देवी पाटिल। अच्छा, एक चीज हम लोग जान लेते हैं कि राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति कौन सा आर्टिकल में आता है, तो राष्ट्रपति 52 से 62, याद रखिए 52 से 62, इतना बार बोलेंगे कि आप सभी को याद हो जाएगा। राष्ट्रपति कौन सा आर्टिकल के तहत, 52 से 62 के बीच आता है। अच्छा, राष्ट्रपति निर्वाचन का न्यूनतम उम्र जो होता है वो 35 वर्ष होता है। कितना होता है, जो 35 वर्ष का होगा वही जो है राष्ट्रपति का चुनाव का उम्मीदवार बन सकता है। फिर क्या है कि यह निर्वाचन मंडल भारत के लोकसभा, राज्यसभा तथा विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्यों में से चुनकर गठित किया जाता है। इनका जो चुनाव है ना बहुत पेचीदा वाला है। जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वहीं इनको जो है चुनकर लाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 12 क्वेश्चन में। राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है, राज्य का अध्यक्ष होते हैं, सरकार का अध्यक्ष होते हैं, राज्य एवं शासन का अध्यक्ष दोनों होता है। फिर जो है डी जो है आपका, डी में से क्या होगा, तो बताइए। यहाँ पर जो है ये ए होगा, क्या होगा, ए। राष्ट्रपति जो है वो राज्य का अध्यक्ष होता है। और ये भी जानना है कि राज्य की परिभाषा जो है, अनुच्छेद जो है, राज्य की जो परिभाषा दी गई है अनुच्छेद जो है वो 12 के तहत है। ठीक है, दी गई है। सरकार का अध्यक्ष कौन होता है, तो सरकार का भी अध्यक्ष जो है वो राष्ट्रपति ही होते हैं। और राज्य का भी अध्यक्ष कौन होता है, कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। राज्य एवं शासन का अध्यक्ष, तो ये जो है आपको पता होना चाहिए कि राज्य एवं शासन का जो अध्यक्ष जो होता है वो राज्यपाल होता है। कौन होता है, राज्यपाल, राज्यपाल। और ये दोनों का, राज्य का और सरकार का, दोनों का कौन होगा, राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए हम लोग 13 क्वेश्चन में आते हैं। बोलता है कि लोकसभा कि निर्वाचित सदस्यों की जो अधिकतम संख्या हो सकती है, तो बोल रहे हैं निर्वाचित, ध्यान दीजिएगा, निर्वाचित बोला, अगर अधिकतम संख्या बोलेगा तो सीधा हम लोग 552 में आएंगे, लेकिन निर्वाचित बोलेगा तो हम लोग 543 में आएंगे। ठीक है, जो चुनकर के आता है, बाकी जो है केंद्र राज्य से आता है और राष्ट्रपति द्वारा जो मनोनीत होकर के जो है 552 होता है। लेकिन अगर यहाँ सिर्फ निर्वाचित कहा जाता है तो ऑप्शन आपका होगा बी, कौन, कितना, 543 होगा। ठीक है, और अधिकतम संख्या तो आपको पता है कि कितना है, 552। अच्छा, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कितने होते हैं, राष्ट्रपति द्वारा जो है 12 जो है निर्वाचित मनोनीत होकर के आते हैं। निर्वाचित होकर के कितना आते हैं, 543। ठीक है, 12 यहाँ, उसके बाद 20 जो है केंद्र राज्यों से आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। भारत में लोकसभा का अध्यक्ष, स्पीकर मनोनीत किया जाता है, ए। बी में है चयनित किया जाता है, सी निर्वाचित किया जाता है, डी नियुक्ति या नियुक्त किया जाता है। तो आपका ऑप्शन होगा सी, निर्वाचित किया जाता है। क्या किया जाता है, चुनाव किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन में। बोल रहा है कि भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है किसके द्वारा, केवल लोकसभा के द्वारा, केवल राज्यसभा के द्वारा, या सी, या तो लोकसभा या राज्यसभा। ऑप्शन नंबर डी है भारत के न्यायालय में। तो बताइए 15 क्वेश्चन क्या होगा,
आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, दोनों लाएगा। ठीक है, जो है भारतीय संविधान में संशोधन बिल जो लाता है या संशोधन विधेयक जो लाता है वो दोनों लाता है। संशोधन जो है अभी तक भारतीय संविधान में कितने बार हुए हैं, तो अभी तक जो है 106 अमेंडमेंट हो चुकी है। और अमेंडमेंट का भी जो भारतीय संविधान में जो संशोधन का जो विधेयक वो कहाँ से लाया गया था, तो दक्षिण अफ्रीका से लाया गया था, ये भी याद रखना है। ठीक है, हमारे भारतीय संविधान में जो भी सभी अनुच्छेद जो है थोड़ा सा वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से नहीं होता है, तो उसको जो है दोनों बदल सकता है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में, ये याद रखना है। और अभी तक कितने संशोधन हुए हैं, तो 106 हुए हैं। चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। 16 क्वेश्चन में क्या कहता है कि न्यायालय में किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा गया कि हमारे मौलिक अधिकारों में कटौती नहीं की जा सकती है। यानी हमारे जो फंडामेंटल राइट्स जो 6 हैं, हालांकि एक प्रॉपर्टी राइट्स को हटा दिया गया है, संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है 44वां संशोधन के तहत, लेकिन यहाँ पर हमको देखना है कि ऑप्शन बोलता है कि मंडल केस 1992, फिर केशव नंद भारती केस 1973, गोलकनाथ केस 1967, फिर है शाहबानो केस 1985। किस केस के तहत जो है ये कहा गया था कि भारतीय संविधान के जो मौलिक अधिकार है उनको कोई कटौती नहीं किया जाएगा, तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, गोलकनाथ केस। अच्छा, गोलकनाथ केस जो आया कहाँ से, तो बोल रहा है कि केरल के एक किसान, क्या केरल के एक किसान गोलकनाथ द्वारा दायर किया गया था। ठीक है, फिर गोलकनाथ ने तर्क दिया था कि संसद को संविधान के भाग 3 में उल्लेखित मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार नहीं है, तो इसलिए जो है ये कहा गया था। गोलकनाथ कहाँ से बिलोंग करने वाले थे, केरल से। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 17। बोला सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश होते हैं, तो ये याद रखना है कि जो है 34 होते हैं। कितने होते हैं, 34 होते हैं। यहाँ बोला है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हैं, तो अभी तक जो है 34 है, जिसमें से न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय मिला करके, तो सर्वोच्च न्यायालय एक, बाकी जो है उच्च न्यायालय हैं, तो टोटल कितने हैं, 34। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 भी देख लेते हैं हम लोग। बोलता है कि भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, किसने कहा, कौन सा विद्वान कहा, डी बसु, M.D. पाइली और एवर जेनिंग्स और केसी वियर, कौन कहा था, तो आपका आंसर हो जाएगा डी, कौन कहा था, केसी वियर, ये होगा। चलिए 19 क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है कि भारत में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहाँ से लिया गया, अमेरिका से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, या फिर कनाडा से लिया गया, जर्मनी से लिया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर कनाडा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है बच्चों, तो कनाडा से लिया गया है, ये याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि कनाडा कहाँ है, तो उत्तरी अमेरिका में है। संघीय ढांचा क्या होता है, अगर हम लोग से कोई क्वेश्चन करे कि संघीय ढांचा क्या है, तो ये भी तो जानना होगा ना। तो बोल रहा है कि संघीय ढांचा का तात्पर्य संवैधानिक वर्चस्व, जितना भी नियम कानून का जो दबदबा होता है वो संघीय ढांचा के पास होता है, वर्चस्व होता है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन भी करवाता है, द्विसदनीय लिखित संविधान और स्वतंत्र न्यायपालिका भी है। अच्छा ठीक है, आपातकाल में केंद्र की अधिक शक्ति होती है, आपातकाल में जो है सबसे ज्यादा जो है केंद्र सरकार की जो है शक्ति होती है। ठीक है, उसके बाद राज्यों में राज्यपाल की भी भर्ती की जाती है, ये भी याद रखना है। चलिए आगे आप सभी जो है 20 क्वेश्चन में आइए। बोलता है कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था में अवशिष्ट शक्ति किसके पास है, यानी जो है भारतीय संघात्मक, हालांकि संघात्मक हम लोग देखे थे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जब संविधान बन रहे थे तो उसका अध्यक्ष भी थे। तो अभी यहाँ को ऑप्शन दे रहा है राष्ट्रपति, विधानसभा, संसद और सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन कर क्या रहा है, बोल रहा है कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था में अवशिष्ट शक्ति किसके पास होता है, राष्ट्रपति के पास होता है, विधानसभा के पास होता है, संसद के पास होता है, या फिर सर्वोच्च न्यायालय के पास है।
तो आप आंसर देंगे। और जितने भी मतलब नियम वगैरह बनता है या संशोधन होता है सब संसद के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है ये भी याद को रखना है। किसके द्वारा होता है बच्चों? तो संसद के द्वारा होता है। अब आइए आप लोग 21 क्वेश्चन नंबर में बोलता है भारतीय संविधान के 73वें संशोधन का संबंध। यानी बताइए, अभी तक तो 106 संशोधन हुआ है, तो बताइए कि 73वें संशोधन में क्या किया गया था, किससे संबंधित है? केंद्र राज्य संबंध से है, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों से है, और सी में है संसद सदस्यों के वेतन से है, या पंचायती राज व्यवस्था से है? तो आपका आंसर हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था से है। ये जो 73वां जो है संशोधन जो लाया गया था वो किससे रिलेटेड है? तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। अच्छा, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में कब लाया गया था? 1992 में जो है कहाँ? तो यहाँ पर है 73वें जो है संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। बोला है कि 1992 के द्वारा राज्य की संचित निधि से पंचायतों को निधियों का हस्ताक्षर किए गए जाने के प्रावधान किया गया, यानी जो है इसका लागू करने का प्रावधान किया गया। भारतीय संविधान में अब तक 106 जो है हो चुके हैं जो है संशोधन। ठीक है, ये सारी चीज तो हम लोग देख लिए। अब आगे देखते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग 22 क्वेश्चन में बोलता है कि संविधान की 11वीं अनुसूची, टोटल कितने अनुसूची हैं? तो 12 है। इनमें से 11 की बात की जा रही है। में पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले कितने विषयों का उल्लेख किया जाता है? पढ़े, संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के अधिकार को लेकर जो है क्षेत्र आने वाले कितने विषयों का उल्लेख किया जाता है? तो आपके पास ऑप्शन है 26, बी है 27, सी है 28 और डी है 29। तो जो है पंचायत अधिकार से रिलेटेड जो है 29 विषय हैं, ये आपको याद रखना है। अच्छा, ये भी याद रखना है कि भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं और पंचायत से रिलेटेड जो है वो कौन सा अनुसूची में है? तो 11 अनुसूची में। ये याद रखना है। हम लोग पंचायत में मुख्य वगैरह जो देखते हैं। फिर उन्होंने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 के तहत जो है इसको जो है लाया गया है। पंचायत को जो अधिकार है या पंचायत का जो चुनाव है कौन सा आर्टिकल के तहत लाया गया है? तो 40वां आर्टिकल के तहत जो है इसको विवरण मिलता है। तो चलिए आगे हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। बोल रहा है कि अरस्तु, इसका क्वेश्चन तो जरूर आएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है अरस्तु निम्न में से किस पुस्तक का लेखक है? रिपब्लिक, ऑन लिबर्टी, या लेवियाथन, या पॉलिटिक्स? तो ये जो है अरस्तु जो है पॉलिटिक्स नाम के एक बुक लिखे थे। कौन सा? तो पॉलिटिक्स। अरस्तु का किताब का नाम क्या है? पॉलिटिक्स। ये याद रखना आपको। और अरस्तु कहाँ के रहने वाले थे? यूनानी थे। ये जो है यूनानी है। और साथ ही ये भी जान लीजिए कि राजनीतिक विज्ञान का पिता भी कहे जाते हैं और बायोलॉजी का भी पिता है ना, फादर ऑफ पॉलिटिक्स। कौन? अरस्तु। इतना सा आपको जानना है। क्वेश्चन नंबर 24 में आइए। 24 में क्या कहता है? किस नई राजनीतिक का पिता कहा गया है? अरस्तु को कहा गया है, प्लेटो को कहा गया है, मैकियावेली, रूसो। लेकिन यहाँ बोल रहा है नई राजनीतिक पिता, एक नया पिता बन गया। पुराना तो अरस्तु था, लेकिन नई का कौन है? यहाँ देखिए, ए है अरस्तु में, बी प्लेटो, या मैकियावेली, या रूसो। तो आपका आंसर जो होगा निकोलो मैकियावेली। इसका नाम पूरा है निकोलो। तो निकल गया भैया नया पिता। कौन? मैकियावेली। पूरा नाम क्या है इसका? निकोलो मैकियावेली। अच्छा, ये किताब लिखा है द प्रिंस। मैकियावेली जो है किताब लिखे हैं उनका नाम है द प्रिंस। ठीक है। उसके बाद आप जानिए कि प्लेटो भी एक किताब लिखा है। प्लेटो का किताब का नाम है रिपब्लिक, जैसा कि अभी यहां पर दिया हुआ था। रिपब्लिक कौन लिखा है? तो प्लेटो लिखा है। अरस्तु कौन सा लिखा है? तो पॉलिटिक्स लिखा है। किताब से रिलेटेड आप सभी का एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है। और रूसो कौन किताब लिखा है? अगर रूसो की बात करें तो जीन जैक्स रूसो इसका पूरा नाम है। और ये जो है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किताब लिखा, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट।
और ये प्लेटो तो रिपब्लिक लिखा, अरस्तु तो पॉलिटिक्स लिखा, ठीक है। और अभी हम लोग देखें मैकियावेली जो है, मैकियावेली का जो पुस्तक का नाम क्या है, मैकियावेली जो है द प्रिंस नामक किताब लिखा है, जैसा कि हम लोग देखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, ऑन लिबर्टी पुस्तक किसने लिखी। ये देखिए पुस्तक वाला रिलेटेड जो है ना क्वेश्चन आपको 200% गारंटी हम देते हैं कि आएगा। 25वां क्वेश्चन कह रहा है कि लिबर्टी शब्द, लिबर्टी पुस्तक किसने लिखी है। 25वां क्वेश्चन, लिबर्टी क्वेश्चन जो है कौन लिखा है। तो देखिए ऑन लिबर्टी पुस्तक जो है J.S. मिल ने लिखा है। कौन लिखा है, J.S. मिल लिखा। अच्छा J.S. मिल जो है ये जो है इसका पूरा नाम जो है स्टुअर्ट, जॉन स्टुअर्ट मिल। अच्छा इन्होंने महिलाओं को मतदान का अधिकार का भी मांग किया है। ये पहला ऐसा मिल जो है पहला ऐसा ब्रिटिश संसद के पहले सदस्य थे जिन्होंने महिलाओं को मतदान का अधिकार दिलाने में बहुत अहम भूमिका निभाए थे। ये महिलाओं के अधिकार, मतदान का अधिकार जो है आज हम लोग महिलाएं जो दे रही हैं वोट, वो किनका देन है, J.S. मिल का देन है। साथ ही ये कौन सा किताब लिखे हैं, ऑन लिबर्टी पुस्तक, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे 26 क्वेश्चन। तो बोल रहा है कि लीबर शब्द, लीबर शब्द का शाब्दिक अर्थ निम्न में से क्या है। बंधनों का अभाव, बंधनों का अस्तित्व, सभी प्रकार के बंधनों का अभाव, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। ध्यान से पढ़िए क्या कहता है, सभी प्रकार के बंधनों का अभाव। लीबर का मतलब क्या होता है, सभी प्रकार के बंधनों का अभाव। आप कोई बॉन्डेज नहीं, आप एकदम स्वतंत्र है। लिबर्टी का मतलब भी होता है स्वतंत्र। क्वेश्चन नंबर 27 में आइए, बोलता है कि व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों के अभाव को क्या कहेंगे। समानता कहेंगे, अधिकार कहेंगे, स्वतंत्रता कहेंगे, या सामाजिक न्याय कहेंगे। तो जब कोई बाहरी प्रतिबंध नहीं होता है तो बिल्कुल फ्रीडम है। क्या है वो, फ्रीडम है, स्वतंत्र है। क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं, बोलता है कि अच्छा ये एक चीज़ और जान लेते हैं हम लोग 27 क्वेश्चन में कि स्वतंत्रता जो है, स्वतंत्रता जो कौन आर्टिकल में आता है, तो 1919 से लेकर के 22 के बीच में। ये जो है कौन सा आर्टिकल में, तो 1919 और 22 के बीच में, 1922 बोलने जा रहे हैं, सॉरी। यहाँ पर जो है 19 और 22 के बीच जो है कौन आता है, तो स्वतंत्रता आता है। ये स्वतंत्रता वाली जो है, ये जो है 19 और 22 के बीच जो आर्टिकल में आता है। उसके बाद समानता को अगर हम लोग बात करें तो ये 14 से लेकर 18 के बीच आता है। 14 से लेकर 18 आर्टिकल में जो है समानता का जो है विवरण मिलता है, और स्वतंत्रता का जो विवरण मिलता है आर्टिकल 19 से लेकर 22 के बीच मिलता है। अच्छा चलिए हम लोग सामाजिक न्याय के बारे में भी जान लेते हैं। तो बोल रहा है कि सामाजिक न्याय भारतीय संविधान के भाग 3 में है। कौन है, भाग 3 के तहत जो है इसको जोड़ा गया है, ये याद रखना है। अच्छा अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो 12 से लेकर 35 के बीच रखा गया। तो हम लोग को सबको याद है, याद भी रखना है। बड़ा हॉब्स को किस रूप में जाना जाता है, राजनेता के रूप में, या फिर राजनीतिक दार्शनिक के रूप में, संगीतज्ञ के रूप में, या खिलाड़ी के रूप में। तो आपको याद रखना है ये पॉलिटिशियन थे। क्या थे ये, पॉलिटिशियन। तो राजनीतिक दार्शनिक, दार्शनिक का मतलब क्या होता है, बड़ी बड़ी किताबें, बड़ी बड़ी बातें बोलना, है ना। फिर क्या है 29 नंबर, किस सिद्धांत के अनुसार वर्गहीन समाज को, किस तरह के समाज को, तो बोल रहा है कि वर्गहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकता है। यहाँ देखिए क्या है, विधि शास्त्रीवादी, मार्क्सवादी, उदारवादी, लोकतांत्रिक, समाजवादी, इनमें से कौन होगा, तो आपका हो जाएगा मार्क्सवादी। अच्छा मार्क्सवादी क्या है ये भी तो जानना है। मार्क्सवादी मानव सभ्यता और समाज को हमेशा से 2 वर्गों में बांटा, पहला शोषण, शोषक, और दूसरा शोषित में विभाजित मानता है। माना जाता है कि साधन संपन्न वर्ग में हमेशा से उत्पादन के साधनों पर अपना अधिकार रखने की कोशिश करता है। ये मार्क्सवादी का कहना है कि हमेशा जो है, जो संपत्ति संपन्न व्यक्ति होता है ना, वो जो है उत्पादन के साधनों पर हमेशा अधिकार रखता है और वर्गहीन समाज को शोषित करता है। किसने कहा था, तो मार्क्सवाद कहा था।
अब यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 30 में हम लोग आते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। किस प्रकार के न्याय के अंतर्गत आता है? दैवीय यानी डिवाइन, डिवाइन का मतलब होता है भगवान। कानूनी न्याय लीगल जस्टिस, सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस, आर्थिक न्याय इकोनॉमिक जस्टिस। अगर कहावत कहा जाता है, हमेशा सुने होंगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये जो है भगवान ही देखता है भाई। कौन देखता है? भगवान, डिवाइन। आंसर हो जाएगा ए। फिर क्या है? अच्छा, दैवीय के से रिलेटेड कुछ जानना चाहेंगे आप सभी? तो चलिए, यहाँ बोल रहा है कि दैवीय न्याय से तात्पर्य जो है ईश्वर के कार्य और निर्णय अंततः निष्पक्ष और धार्मिक और नैतिक कानून मतलब के अनुसार होता है। इसीलिए भैया जैसा करोगे वैसा भरोगे, किसके अनुसार? तो भगवान यानी दैव्य। फिर बोल रहा है कि 31 भारतीय संविधान में काम के अधिकार को कहाँ शामिल किया गया? मौलिक अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, प्रस्तावना में, या फिर इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 31 का हो जाएगा आपका बी, राज्य के नीति निर्देशक। काम से रिलेटेड जितना भी काम के अधिकार जो है वो राज्य के निदेशक तत्व के अंतर्गत जो है रखा गया है। अच्छा, ये जो है राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है 31 से 51 के बीच में जो है आर्टिकल के अंतर्गत आता है। 31 से 51 अनुच्छेद के तहत जो है राज्य के नीति निदेशक तत्व का विवरण मिलता है भारतीय संविधान में। ठीक है, इन तत्वों का जो विचार जो है आयरिश से लिया गया है, यानी आयरलैंड से लिया गया है। राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है कौन देश से लिया गया है? तो आयरिश या आयरलैंड से लिया गया है, ये याद रखना आपको। ठीक है, कहीं ना कहीं जो विधि और विधान रखा गया है भारतीय संविधान में, कोई ना कोई देश का जो विधि है यानी रूल है उसको एडॉप्ट किया गया है, तो ये याद रखना है। अच्छा, आप सभी को इसके अंतर्गत जो है मौलिक अधिकार के बारे में भी थोड़ा सा हम बता दें। तो मौलिक अधिकार को आपको जानना ही है कि भाग 3, कौन? भाग 3 के आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जो है इसका विवरण मिलता है, ये याद रखना है। मौलिक अधिकार अगर आप नहीं जान रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स कौन सा भाग में आता है, कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत इसका विवरण है, ये जानना जरूरी है बच्चों। अच्छा, मौलिक अधिकार अभी वर्तमान में कितने हैं? तो 6 हैं। पहला क्या है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध का अधिकार, धार्मिक अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो कुल मिलाकर के जो फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत 6 हैं, और ये फंडामेंटल राइट्स संविधान के भाग 3 यानी चैप्टर 3 में है ना, और पेज नंबर 12 से 35। जो भाग देख रहे हैं ना, ये कहने का मतलब चैप्टर हो गया। जब कोई किताब का चैप्टर होता है तो भाग 3 यानी चैप्टर 3 और पेज नंबर 12 से 35 में जो है किसका विवरण मिलता है? तो मौलिक अधिकार का विवरण मिलता है। चलिए आगे आते हैं हम लोग 32 क्वेश्चन में बोलता है फुटपाथ पर रहने वाले बुनियादी जरूरत, फुटपाथ पर रह रहे हैं तो उन बुनियादी जरूरतों की पूर्ति के लिए संघर्ष करने वाले व्यक्ति के लिए किस अधिकार का मूल्य नहीं यानी वैल्यू नहीं है ना? नो वैल्यू यहाँ लिखा हुआ भी है, नो वैल्यू। तो सामाजिक अधिकार तो उसको मिलता है। समाज में चाहे गरीब रहे, फुटपाथ में रहे, उनको हम लोग समान अधिकार देते हैं भाई, और मिलजुल कर के सहयोग भी करते हैं। दूसरा है राजनीतिक अधिकार, ये तो नहीं मिलता। गरीब आदमी को कहाँ अधिकार नहीं मिलती? पॉलिटिकल राइट्स में, है ना। गरीब तो शोषित वर्ग है भैया। यहाँ पर आ जाएगा आपका बी आंसर सही होगा। 32 का क्या होगा? बी होगा, राजनीतिक अधिकार। अच्छा, राजनीतिक अधिकार कौन सा है? तो बोल रहे कि वैसे अधिकार हैं जो व्यक्तियों को अपनी समाज के शासन में भाग लेने के लिए सशक्त नहीं हैं, अपने आप को जो है मजबूत नहीं मानते हैं। कौन? जो किस तरह के लोग? जो फुटपाथ पे रहते हैं, बुनियादी जरूरत पूरा नहीं कर पाते हैं, उनके लिए पॉलिटिक्स जो है लग्जरियस है, यानी वो जाना नहीं चाहते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं। भारत में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसको है? कौन बनाता है? मुखिया तो बना नहीं सकता। राष्ट्रपति, संसद और प्रधानमंत्री।
तो ये जो है आपका जो है जितना भी, इतना जान लीजिए कि भारत में जितना भी संविधान बनना हो, संविधान संशोधन करना हो, वो है सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट। कौन है? पार्लियामेंट यानी संसद। नियम बनना हो या उसको बदलाव करना हो तो उसमें मुख्य भूमिका में कौन होता है? संसद। और संसद के अंतर्गत ही आता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, जितना भी है सब संसद के अंतर्गत आता है। लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो चाहे राष्ट्रपति हो, किसके अंतर्गत आता है? संसद के अंतर्गत आता है। बात समझ में आ रही है? और इस संसद को कौन सा आर्टिकल में रखा गया है? 79। इतना याद रखना है। जब संसद इतना काम करता है, कानून बनाता है, कानून को संशोधन भी करता है, राष्ट्रपति भी इसी के अंतर्गत आते हैं। फिर क्या है कि लोकसभा जिसको निम्न सदन कहते हैं, राज्यसभा जिसको उच्च सदन कहते हैं, सब संसद के अंतर्गत आता है। सब मिलकर के जो है कानून को बनाता है। तो यहाँ इसका आंसर जो नागरिकता के संबंध में जो कानून बनाता है वो कौन है? संसद है। अच्छा, ये भी जान लीजिए आप संसद क्या है। तो संसद भारत के सर्वोच्च विधायी है, निकाय है, जो कानून बनाता है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति तथा दोनों सदन राज्यसभा और लोकसभा आते हैं। ये तो बता ही दिए थे। 34 क्वेश्चन क्या है कि नागरिक गणतंत्रवाद का सूत्र किसने प्रतिपादित किया? तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका अरस्तु, रूसो, मार्शल। मार्शल तो भैया इकोनॉमिक्स का आदमी है, कहाँ से आ गया? अरस्तु, रूसो। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, रूसो। क्या? तो बोल रहे नागरिक गणतंत्र, गणतंत्र का अच्छा, गणतंत्र और स्वतंत्र का मतलब क्या होता है? तो स्वतंत्र का मतलब है कि जब से 15 अगस्त 1947 के बाद सब स्वतंत्र हो गया। लेकिन जैसे 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया, तब से हम सभी गणतंत्र दिवस भी मना रहे हैं। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और 26 जनवरी को गणतंत्र। तो ये बोला कौन लाया? तो रूसो लाया। कौन लाया? रूसो लाया। ठीक है, तो ये क्या है, आगे आते हैं हम लोग 35 क्वेश्चन नंबर में। बोला कि फ्रांसीसी क्रांति का क्या नारा था? फ्रांसीसी क्रांति का क्या नारा था? स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा और इनमें से सभी। तो आप देखेंगे इनमें से सभी लोग जो है फ्रांस में जो क्रांति हुई थी, रेवोल्यूशन जो हुई थी, उन सभी व्यक्तियों का नारा था कि हमें लिबर्टी चाहिए, हमें आज़ादी भी चाहिए, हमें इक्वालिटी भी चाहिए, समानता भी चाहिए, ताकि हम लोग समाज में सर उठा के जी सकें। भाईचारा, एक दूसरे का जो है मदद और दोस्ताना होना चाहिए। तो ये जो था इनमें से सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 36 में आए, बोलता है कि किसने आज के विश्व को भूमंडलीय गांव की संज्ञा दिया है? भूमंडलीय का मतलब क्या होता है ये भी जान लीजिए। भूमंडलीय शब्द का मतलब है कि दुनिया भर में व्यापार और तकनीकी से जुड़े संबंध को बढ़ाना, यानी दुनिया के जितने भी अर्थव्यवस्थाएं सब आपस में जो है मिलजुल करके व्यापार संचार का आदान प्रदान करना ही भूमंडलीय। तो ये विचार किसने दिया? बिल किमलिका, मार्शल मैकलुहान, हैबरमास या डेविड हेल्ड। इनमें से कौन है? 36। तो यहाँ पर जो है बी हो जाएगा आपका मार्शल मैकलुहान। ठीक है, ये क्या दिया था कि पूरा जो है आज पूरा विश्व भूमंडलीय गांव बन गया है। अब दुनिया का कोई भी देश से सामान खरीदारी कर सकते हैं या उसको निर्यात कर सकते हैं, आयात कर सकते हैं, जा सकते हैं रोजगार के अवसर पर। तो ये तो लग रहा है कि अपना ही गांव है। इसीलिए ये जो है मार्शल जो है ये कह दिया कि पूरा दुनिया तो गांव बन गया है। किस तरह का? तो भूमंडलीय। चलिए आगे कहता है 37 में, किसने राष्ट्रीय आत्मनिर्धारण के सूत्र पर विशेष बल दिया है? अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन, रूसी नेता लेनिन। ये तो भैया समाजवादी का लेकर आए थे, ये याद रखना है। महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू को देख लीजिए। तो इनमें से कौन है? ABCD 37 में। तो यहाँ पर जो होगा ए, क्या होगा? अमेरिकी राष्ट्रपति।
अच्छा, यहाँ पर राष्ट्रीय आत्मनिर्धारण का तात्पर्य है अपने देश के आंतरिक मामलों को सुदृढ़ और सशक्त बनाना। ये चाह रहे थे कि अपना जो देश के अंदर है उसके आंतरिक मामलों को सुदृढ़ करना है, सुधारना है, मजबूत करना है या सशक्त करना है। ये आत्मनिर्धारण का मतलब होता है। और कौन सबसे पहले किए? तो अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन। चलिए 38 क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। धर्मनिरपेक्ष वाद का किससे तालमेल स्थापित नहीं किया जा सकता? अच्छा, ये पहले हम लोग जानिए कि धर्मनिरपेक्ष क्या है, तब इधर आइएगा। धर्मनिरपेक्ष के बारे में जानिए नहीं रहे तब कैसे लगाइएगा, ठीक। तो धर्मनिरपेक्ष जो है वो धर्मनिरपेक्षता के साथ जो है देता है, सॉरी बच्चों, क्या है कि धर्मनिरपेक्षतावाद का मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता राज्य द्वारा किसी विशेष धर्म को संरक्षण प्रदान करने से रोकती है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि सभी धर्मों को सम्मान करना। धर्मनिरपेक्षतावाद का मतलब है सभी धर्मों का सम्मान करना, कानून का पालन करना, कानून के अधीन जो है देश को चलाना इत्यादि क्या है, धर्मनिरपेक्षवाद कहलाता है। तो इसका ऑप्शन है आपका विज्ञानवाद, कठोर परंपरावाद या प्रगतिवाद या मानवतावाद। जहाँ धर्मनिरपेक्ष होता है वहाँ कानून होता है, और कानून क्या होता है? कठोर होता है। क्या होता है? कठोर होता है। तो ये चीज़ को जान के चलना है हम लोग को कि धर्मनिरपेक्षता जो होता है यानी सेकुलर जो होता है या सेकुलरिज्म कंट्री जो होता है वो कानून पर चलता है और सभी धर्मों को सम्मान देता है, यानी धर्म के अनुसार जो है देश को नहीं चलने देता। चलिए आगे आते हैं हम लोग 39 क्वेश्चन में। बोल रहा है कि धर्मनिरपेक्षवाद ने किस विचार को स्थापित किया? मानववाद, धर्म सापेक्षतावाद या अराजकतावाद? अराजकता तो हो नहीं सकता, अंधराष्ट्र तो हो नहीं सकता है। धर्मनिरपेक्ष में मानववाद किया। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा, ठीक है, मानववाद। अच्छा, मानववाद एक विश्वास अथवा दृष्टिकोण है जो सामान्य मानवीय आवश्यकताओं पर बल देता है और मानवीय समस्याओं के समाधान के लिए केवल तर्कसंगत समाधान की तलाशता है और मानव को उत्तरदायी एवं प्रगतिशील बुद्धिजीवी मानता है। इसलिए धर्मनिरपेक्ष जो है कानून पर बल देता है और मानव को प्रगति पर बल देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं और ये है आपका अंतिम क्वेश्चन। किस मुस्लिम राज्य में सबसे पहले धर्मनिरपेक्षतावाद या धर्मनिरपेक्षवाद की स्थापना हुआ? सऊदी अरब। भैया ये तो थियोक्रेसी वाला देश है, यहाँ पर धर्म पहले है ना, धर्म के आधार पर देश चलाया जाता है। बी नंबर में तुर्की, यही ऑप्शन होगा कि तुर्की जो है ऐसा पहला मुस्लिम कंट्री है या मुस्लिम राज्य है जो धर्मनिरपेक्ष को अपनाया और तुर्की में सभी धर्मों को सम्मान दिया जाने लगा है, जिसलिए इसको जो है सेकुलरिज्म का इस्टेब्लिश किया है। मिस्र में तो 90% लोग मुस्लिम वर्ग के लोग रहते हैं और धर्म के अनुसार अपने देश को चलाते हैं। ईरान भी मुस्लिम कंट्री है और यहाँ भी जो है थियोक्रेसी पाया जाता है। तो आंसर आपका क्या होगा? तुर्की। धन्यवाद बच्चों, आप सभी ध्यान से इसको देखिए, समझिए और एग्जाम में पास करिए, है ना। धन्यवाद।